हेलो फ्रेंड्स, हेलो साथियों, हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के। साइटोलॉजी का पार्ट जहां तक कंप्लीट किया गया था उसके बाद की बात हम करेंगे आज। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कोशिका विज्ञान का या साइटोलॉजी का, जो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे, उसका सबसे महत्वपूर्ण ये वीडियो है आज। जी हाँ, ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी एग्जाम में बैठेंगे यहां से कोई ना कोई सवाल अक्सर पूछता रहता है। अभी बीपीएससी की बात करें, बिहार दरोगा की बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, जो है एनटीपी से आने वाले एग्जाम की बात करें, यहां से कोई ना कोई सवाल हमेशा पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग जहां तक शुरू की कंप्लीट किए थे उसके आगे की बात। हम लोगों ने न्यूक्लियस तक देख लिया था, गुणसूत्र को देखा, क्रोमोजोम की संरचना को देखा, क्रोमोजोम के प्रकाश और उसके फंक्शन को देखा। आज उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे जिसमें हम एक एक करके सभी कोशिका के अंगों की महत्वपूर्ण जानकारी, उसकी विशेषता, उसके खोजकर्ता का नाम और किस नाम से उसके फीचर के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से उसको संबोधित करते हैं। तो पहला मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, यहां नाम लिखा हुआ है सेल वाल, और सेल वाल को कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह ध्यान रखना है कि सेल वाल निर्जीव, पारगम और सिर्फ पौधे में, तीनों पॉइंट ध्यान से याद रखना है कि निर्जीव है, पारगम है और सिर्फ पौधों में है। और ये तीनों पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि ये सेलुलोज से बना होता है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेल वाल जो सबसे बाहरी संरचना है प्लांट्स में, वो निर्जीव होता है। पारगम में मतलब आने जाने योग, मतलब कोई केमिकल्स, कोई वाटर्स, कुछ केमिकल पदार्थों को, मॉलिक्यूल्स को जो भोजन में मौजूद होते हैं, उन सभी चीजों को आर पार जाने की क्षमता देता है। तीसरा कि सिर्फ ये पौधों में होता है, एनिमल में ही, एनिमल में सेल वाल दिखाई नहीं पड़ता, या सेल वाल का निर्माण एनिमल टिश्यू में नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि सिर्फ पौधों में होगा और बना होगा एक कार्बोहाइड्रेट से जिसका नाम सेलुलोज है। अब यहां ध्यान दें, दूसरा स्ट्रक्चर है, नाम है सेल मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम है, ये पारगम है, ये अर्ध पारगम है। तो अर्ध मतलब आधा और ये पारगम मतलब पारयोग, मतलब सभी चीजों को पार नहीं जाने देता लेकिन कुछ चीजों को आर पार जाने देता है। और इसलिए कुछ चीजों के आर पार जाने के हिसाब से इसको अर्ध पारगम कहा गया है। यहां ध्यान रखना है कि यह सभी कोशिकाओं में होता है, अर्थात जितने भी, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, सब में यह पाया जाएगा। और ध्यान रखना है कि ये लाइपोप्रोटीन से बना होता है। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन का कंपाउंड। जब वसा और प्रोटीन मिल करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो लाइपोप्रोटीन कहते हैं। और यहां ध्यान रखना है कि यहां जो लाइपोप्रोटीन में लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड का मतलब कि जिसमें फॉस्फोरस जुड़ा हुआ। तो ये ध्यान देना है कि ये सिर्फ एनिमल में, ये एनिमल प्लांट्स दोनों में, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति, ये पारगम है, ये अर्ध पारगम है। ये सिर्फ पौधों में मिलता है, ये सभी कोशिका में होता है। ये सेलुलोज का बना होता है और ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। और दोनों ही पॉइंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहां से आगे की बात करें, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव कहते हैं। और जीव द्रव ही जीवन को चलाने वाला लिक्विड है। अर्थात कोशिका में वो सभी द्रव जो पाए जाते हैं कोशिका में, उसी को हम एक नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। जिस शब्द को देने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है, नाम है जेई पुरकिंजे। तो अक्सर पूछेगा एग्जाम में कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जेई पुरकिंजे ने किया। ध्यान रखना कि इसको जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। इसलिए ये ध्यान देना है, नॉर्मली इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को हिंदी में जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो ध्यान देना है कि एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति हक्सले। तो हक्सले का नाम भी ध्यान रखना कि किसने कहा था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार होता है। भौतिक आधार कहने का तात्पर्य यह है कि कोशिका के जितने भी कार्य होते हैं जिसके द्वारा जीवन चल रहा है, चाहे वो श्वसन करें, प्रजनन करें, पाचन करें, सभी क्रियाएं इसी द्रव में होती है। और इसलिए इसको इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है कि जीवन चलाने वाला लिक्विड, मतलब जो पृथ्वी पर जीवन चल रहा है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सब इस लिक्विड की बदौलत चल रहा है। और इसलिए हक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार कह करके संबोधित किया। अब आगे बढ़े तो नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज प्लाडे ने किया। तो प्लाडे का नाम ध्यान रखना। अब यहां ध्यान रखना है कि राइबोसोम एक दानेदार संरचना है, गोलाकार ऐसे होता है और ये दाने जैसा दिखता है और ये कई जगह पर होता है। और जहां जहां होता है उस सबको याद रखना है। साइटोप्लाज्म,
कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट, हरित लावा, इतने जगहों पर राइबोसोम पाया जाता है, दाने के रूप में बिखरा रहता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर भी पाया जाता है। तो ये 4 पॉइंट को ध्यान रखेंगे, कोशिका द्रव्य में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। अब ध्यान देना है कि ये 2 तरह का होता है, एक 70s और एक 80s। ये मेजरमेंट का तरीका है, मापन का तरीका, कि राइबोसोम को जब मेजर करते हैं तो कुछ राइबोसोम 80s वाले होते हैं, कुछ 70s वाले होते हैं। जब 80s वाले को देखते हैं तो ये सिर्फ यूकैरियोट में होता है। यूकैरियोट मतलब वैसा कोशिका जिसके पास केंद्रक, तो केंद्रक वाले को यूकैरियोट कहते हैं और बिना केंद्रक वाले को प्रोकैरियोट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट में 70s होगा और यूकैरियोट में 80s होगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य इससे जुड़ा हुआ राइबोसोम का, कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि जो हम प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक होता है, शरीर के लिए जो भी भोजन हम करते हैं प्रोटीन के रूप में, वो प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है, अमीनो अम्ल में, और उस अमीनो अम्ल को रीअरेंज के पुनर्व्यवस्थित करके प्रोटीन के निर्माण करने की जिम्मेदारी इसी के पास है। और इसलिए इसको एक कॉमनली एक नाम दिया जाता है, किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो ध्यान देना है, राइबोसोम को फ्राडे खोज करता, प्रोटीन की फैक्ट्री इतने जगहों पर मिलेगा। दानेदार संरचना है, प्रोकैरियोट में 70s और यूकैरियोट में 80s होता है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग कहते हैं। श्वसन का काम आप पढ़े होंगे कि श्वसन का काम मेनली ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी का निर्माण करना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो जीवों में ऊर्जा का स्रोत है। जो हम काम करते हैं वो एटीपी की वजह से करते हैं और उसी के लिए हमारे शरीर में श्वसन क्रिया की जाती है। अब ये श्वसन क्रिया जब कोशिका से संबंधित हो तो ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसी में ग्लूकोज टूट करके 38 एटीपी का निर्माण कर देता है। तो ये 38 एटीपी बनने की जिम्मेदारी माइटोकॉन्ड्रिया के पास है और इसीलिए इसको कोशिका का श्वसन अंग कहते हैं, कि यही मेन रूप से श्वसन के कार्यों को संपन्न करता है। अब यहां ध्यान देना है कि इसकी खोजकर्ता अल्टमैन एंड कोलिकर को याद करते हैं, और चूंकि एटीपी का निर्माण करता है इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, किसको पावर हाउस कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल, चूंकि पावर हाउस में ऊर्जा बनती है। पावर हाउस देखते होंगे, थर्मल पावर हाउस होता है, बहुत सारे एनटीपीसी के पावर हाउस है जहां एनर्जी का निर्माण होता है, उसी से सारा काम होता है, एनर्जी से संबंधित ऊर्जा से रिक्वायरमेंट की पूर्ति की जाती है। अब यहां पर शरीर के ऊर्जा की बात करें एटीपी की, तो ये सारा काम ये कर रहा है, इसलिए कॉमनली इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं, जो बार बार पूछा था। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी में पूछा गया, तो ध्यान रखना है कि बार बार पूछा जाएगा। अब यहां पर ध्यान दें, नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को हमने यहां लिखा था ईआर, तो ईआर भी कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अंतःप्रद्रव जालिका कहा जाता है, जो मुख्य रूप से कोशिका को फिक्स करता है, मतलब एक आधार प्रदान करता है, एक स्थान, ताकि वो कोशिका इधर उधर मूव न करे। और ये आधार प्रदान करने के कारण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक नाम दिया गया है कोशिका का कंकाल। कंकाल मतलब ढांचा, और ढांचा ही बॉडी को शेप देता है, हमारे शरीर का आकार हमारे कंकाल की वजह से। और उसी कंकाल के फॉर्मेशन की जिम्मेदारी जब कोशिका के संदर्भ में देखते हैं तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, क्योंकि यही केंद्रक को फिक्स कर देता है, बांध कर रखता है सेल मेम्ब्रेन से और केंद्रक से जोड़ करके, जो हमने चित्र में बनाया भी था। चित्र में देखेंगे ध्यान से, आपको चीजें समझ में आएगी। अब यहां ध्यान देना है कि कोशिका का कंकाल है, साथ ही फैक्ट्री के लिए जगह उपलब्ध कराता है। जो प्रोटीन बनने के लिए फैक्ट्री चाहिए, राइबोसोम, तो हमने यहां लिखा है कि राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होता है, और इसलिए जो सतह चाहिए फैक्ट्री को एक लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए लैंड चाहिए, और वो लैंड के लिए जगह उपलब्ध कराने का काम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो कभी कभी एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है कि प्रोटीन की फैक्ट्री के लिए जगह की आपूर्ति करता है कौन, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा हमने एक पॉइंट लिखा है कि पदार्थों के लिए चैनल है, चैनल मतलब रास्ता, और रास्ता किसके लिए, तो कोशिका के अंदर जो भी पदार्थें इधर उधर मूव करती है तो उसके लिए एक रूट बना हुआ है चैनल, खास करके केंद्रक और केंद्रक के बाहर आने जाने के लिए, कि केंद्रक और केंद्रक से बाहर पदार्थ आवागमन कर सके, इसके लिए यहां इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक रास्ते का काम करता है, एक रूट का काम करता है। ये ध्यान रखना है। खोजकर्ता के रूप में नाम याद रखेंगे के.आर. पोर्टर का, जो तीनों पॉइंट एग्जाम के लिए जरूरी है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट है लाइसोसोम, और लाइसोसोम को ध्यान रखना कि ये सिर्फ एनिमल में होता है, प्लांट्स में नहीं होता है। जैसे सेल वाल सिर्फ प्लांट में होता है, वैसे ही लाइसोसोम सिर्फ एनिमल में होता है।
खोजकर्ता के रूप में डी डुबे को याद रखेंगे। और यहां नाम लिखा गया आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। और अक्सर पूछेगा एग्जाम में कि सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं किसे, तो लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम के अंदर एक द्रव भरा रहता है, लिक्विड, और इस लिक्विड को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। नॉर्मली लाइसोसोम को देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, इसी में द्रव भरा रहता है। कार्य करने के दौरान ये फटता है और फटने से लिक्विड बाहर आ जाता है। और जब लिक्विड बाहर आता है तो यही लिक्विड अन्य जगह की चीजों को जो हार्मफुल है, जो चीज पचाने लायक है, उसको डिजोल्व करके समाप्त कर देता है। और इसलिए इसको पाचन अंग के रूप में भी देखते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये पाचन का भी कार्य करता है। तो कोशिका में पाचन संबंधित कार्यों के लिए पूछे तो लाइसोसोम को याद रखेंगे। और ये कोशिका में जब काम करता है तो इसकी अपना अस्तित्व समाप्त हो चुके, फटने से इसकी मृत्यु होती है। और इसलिए माना जाता है कि ये एक आत्महत्या जैसी घटना है, इसलिए आत्महत्या की थैली के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर प्लास्टिक, लवक कहते हैं। लवक की खोज सिम्पर ने किया। और लवक को ध्यान रखना है कि लवक कोई भी हो, उसका एक ही काम है, कलर प्रदान करना। पौधों में आप देखते होंगे फूल, फल, बीज, पत्तियां सब कलरफुल होती है, अलग अलग रंगों में बनी होती है। और वो रंग हमें अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो उन्हीं रंगों के निर्माण की जिम्मेदारी प्लास्टिक के पास, जिसकी खोज सिम्पर ने किया। और ये 3 तरह का, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग बनाता, ल्यूकोप्लास्ट सफेद रंग बनाता, और क्रोमोप्लास्ट सभी रंगों का निर्माण करता है। मतलब सफेद और हरा को छोड़ दें इन दोनों को, तो बाकी रंग क्रोमोप्लास्ट बनाते हैं। तो एक है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। और ये तीनों का काम कलर बनाना, पिगमेंट का निर्माण करना, लवक का निर्माण करना, जिसमें खास करके क्लोरोप्लास्ट को ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस करने के कारण भोजन का निर्माण होता है, ग्लूकोज का। और इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये भी पूछेगा एग्जाम में कि कोशिका का रसोई घर या किचन कहते हैं किसे, तो याद रखना है प्लास्टिड में किस प्लास्टिड को, क्लोरोप्लास्ट, जो परागकाश संश्लेषण करने के लिए बना हुआ है। यहां पंखुड़ियों का रंग, बीज का रंग, फल में गूदे का रंग, तरबूज लाल होता है तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, पत्तियां हरी होती है तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से, और ल्यूकोप्लास्ट सफेद पार्ट का। कोई भी फल कच्चा होता है तो कच्चे में अंदर गूदा सफेद ही होता है, तो वो ल्यूकोप्लास्ट के रूप में। जड़ ज्यादातर सफेद होते हैं तो वो ल्यूकोप्लास्ट के रूप में। तो ये ध्यान रखना है इस प्लास्टिड को। और ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होगा, एनिमल में प्लास्टिड नहीं होगा। एनिमल में किसी तरह के लवक नहीं होते, यहां सिर्फ प्लांट में लवक या प्लास्टिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी के खोजकर्ता के रूप में याद रखना है कैमिलो गोल्जी को। इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने खोजा और इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण कर दिया। अब यहां ध्यान रखना है कि इसके बारे में लिखा गया कि ये मैनेजर ऑफ सेल है, कोशिका का प्रबंधक। और प्रबंधक इसलिए कि कोशिका में जितनी चीजें बनती है, कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है, उसको पैक करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके अलग अलग जगहों पर भेज देने की जिम्मेवारी गोल्जी बॉडी की होती है। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे एक फैक्ट्री में निर्माण होता है तो मैनेजर काम करता है, उसको पैकेजिंग का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको रिटेलर के पास भेजने का, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजने का, वही जिम्मेवारी कोशिका के अंतर्गत गोल्जी बॉडी करता है। और इसलिए इसको मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं। यहां ध्यान रखना है कि एक और हमने लिखा है एक्रोजोम, और एक्रोजोम का निर्माण करता है। और ये एक्रोजोम स्पर्म में पाया जाता है। स्पर्म को हम लोग शुक्राणु भी कहते हैं, जो मेल में सेक्स सेल है, मेल गैमिट भी कहते हैं। मेल में युग्मक के रूप में जो प्रजनन के समय मेल स्पर्म और फीमेल ओवा मिलता है, तो उस स्पर्म के टिप पर, कभी स्पर्म का चित्र देखेंगे तो स्पर्म ऐसे होता है, और इसी के टिप पर ये एक्रोजोम बना होता, जो एक्रोजोम की हम बात यहां कर रहे हैं। तो कई बार पूछा है कि स्पर्म के एक्रोजोम का निर्माण कहां होता है, किसके द्वारा होता है, तो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को तारक काय कहते हैं। और सेंट्रोसोम को ध्यान रखना कि सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होगा, प्लांट में नहीं होगा। तो एनिमल में मतलब जानवर वाले सेल में, पादप कोशिका में नहीं होता है। अब ये सेंट्रोसोम की खोजकर्ता के रूप में याद रखना है बोबेरी को। तो बोबेरी ने सेंट्रोसोम को पहली बार देखा केंद्रक के आसपास एक चमकदार संरचना के रूप में। चित्र में सब कुछ बनाया गया, जो पहले के वीडियो हैं उसको ध्यान से देखेंगे, जो चित्र में मैंने सब कुछ को दर्शा दिया है। और इसी को मैं मेन फीचर्स, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसको जरूर पूरा शुरू से अंत तक देखें। और ध्यान रखना है कि एक एक चीज यहां से पूछा जाता है, और इसीलिए मैंने इसको एकदम समराइज तौर पर, संक्षिप्त तौर पर समझाने का प्रयास किया।
अब यहां हम कर रहे हैं सेंट्रोसोम की बात, तो ये प्रचलन अंग है। प्रचलन अंग मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन की अंगों को मदद लेकर के एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाना। जैसे पांव हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है, तो पांव हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन है। जस्ट लाइक कोशिका में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत होती है, और इसलिए यहां पर यह सेंट्रोसोम उन प्रचलन अंगों का निर्माण करता है जिसमें दो तरह के प्रचलन अंग, एक सीलिया और एक फ्लैजिला। तो कोशिका में देखेंगे तो ऐसे सीलिया होता है और इसी के अंदर से ऐसे फ्लैजिला होता है। तो ये फ्लैजिला और ये सीलिया, और इन दोनों को प्रचलन अंग कहते हैं, और इसके निर्माण की जिम्मेदारी सेंट्रोसोम की होती है। इसके अलावा हमने लिखा यहां स्पिंडल का निर्माण, अक्सर पूछेगा एग्जाम में कि स्पिंडल का निर्माण कौन करता है, तो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट खोजकर्ता के रूप में बोवेरी को याद रखना। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल मतलब रिक्तिका होता है, और वैक्यूल मुख्य विशेषता है पौधे कोशिका की, जो प्लांट सेल है, जो पादप कोशिका, उसमें एक बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है। चित्र को देखें, पिछले वाले वीडियो को देख करके समझने का प्रयास करें। यहां पर वो चीज बता रहे हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली बार बार पूछा जाता है। बहुत छोटे वीडियो में आपके यहां से एक दो सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे, और ये सवाल आपको एग्जाम में काफी मददगार साबित होंगे। तो ध्यान रखना है कि वैक्यूल रिक्तिका जिसकी खोज लीवेनहॉक ने किया, ध्यान रखना कि मुख्य रूप से प्लांट में होता है, मतलब एनिमल में भी होता है लेकिन सभी में नहीं होता है, किसी किसी में होता है और वो बहुत छोटा होता है, लेकिन प्लांट में मेन स्ट्रक्चर है। प्लांट के कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट ही वैक्यूल है। अब ये वैक्यूल का दो काम, एक स्फीति का और एक ऑस्मो रेगुलेशन का। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब जल और लवण का संतुलन होता है, जो एनिमल में दिखाई पड़ता है। जैसे अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और वो वाटर और साल्ट को हमेशा संतुलित करके रखता है। उसी तरह से जब प्लांट की बात करते हैं तो टर्जिडिटी स्फीति, पत्तियां नॉर्मली देखे होंगे, पत्तियां ऐसे होती है तो सुबह सुबह बहुत स्टीफ होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, सपाट, लेकिन जब धूप पड़ता तो मुरझा जाती। तो फ्लैट रहे, टाइट रहे, एक्सपेंडेबल स्थिति में रहे, पूरा फैला हुआ रहे, उसके लिए स्फीति का काम होता है जो वैक्यूल करता है। तो ये वैक्यूल खोजकर्ता के रूप में लीवेनहॉक को याद रखना है, और ये भी ध्यान रखना कि प्लांट में मेन स्ट्रक्चर है लेकिन एनिमल में बहुत छोटा होता है और कभी कभी होता भी नहीं है। प्लांट में स्फीति का काम करेगा, टर्जिडिटी का, और एनिमल में ऑस्मोरेगुलेशन का काम करेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर एक एक करके सबके नाम, सबके खोजकर्ता, सबका फंक्शन, जो फीचर्स वो ध्यान रखना है। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साइटोलॉजी का आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसको देखें। फिर हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो फिर से मैं एच रोशन फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, एक महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ। थैंक यू।